जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है ये बोर्ड पेपर के लिए। अगर आप इसको केवल देख लेते हैं तो आपका इसमें से कम 10 से 15 नंबर का आने वाला प्रश्न किसी भी कंडीशन में छूटने वाला नहीं है। यदि आपको तनिक भी गुरु पर विश्वास है कि आपका भविष्य संवारने के लिए गुरु का बहुत महत्व होता है, तो आप मेरे इस चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरा वीडियो देखिए, जिससे कि आप लोग को सामाजिक विज्ञान के भूगोल संसाधन विकास पूरी तरह से तैयार हो जाए आपका। तो चलिए लेकर आपको चलते हैं। सबसे पहले अध्याय समान संसाधन एवं विकास। संसाधन क्या है? संसाधन को आपको समझना है। संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाते हैं। तो संसाधन को आप सबसे पहले समझ लो कि संसाधन हमारे पर्यावरण में जो उपलब्ध वस्तु है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभावित है और सांस्कृतिक रूप से वो मान्य है, वह संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। तो संसाधन आपके समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण क्या है? संसाधनों का बंटवारा। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा समाप्यता के आधार पर। मतलब किसी चीज़ का उत्पादन कैसे हो, संसाधन की उत्पत्ति कैसे हो, उस आधार पर हम इसको दो भागों में, जैव और अजैव, दो भागों में बांट सकते हैं। जैव और अजैव दो भागों में उत्पत्ति के आधार पर बांटा जाता है। अक्सर ये पूछा जाता है कि संसाधन का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर करिए। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। या फिर पूछा जाएगा समाप्यता के आधार पर, मतलब समाप्ति की ओर। तो समाप्यता के आधार पर, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे उत्पत्ति के आधार पर आए या समाप्यता के आधार पर आए। नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य, मतलब उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव में बांटा गया है, समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य में बांटा गया है। आगे हम लेके चलते हैं। तीसरा, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर क्या है? व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। स्वामित्व के आधार पर चार भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत रूप से, सामुदायिक रूप से, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप से। इसके बाद विकास के स्तर के आधार पर, आधार पर संभावी विकसित भंडार और संचित कोष, इस रूप में इसको क्या किया गया है? बांटा गया है। इसके बाद हम लेकर चलते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। अब हम पढ़ते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर जो जैव संसाधन और अजैव संसाधन होता क्या है। तो सबसे पहले जैव संसाधन, ऐसे संसाधन जो हमें जीवमंडल से प्राप्त होते हैं एवं जिनमें जीवन है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, प्राणी जात आदि। तो जिसमें वह जीवमंडल में प्राप्त जिसमें जीवन है, वह संसाधन क्या कहलाता है? जैव संसाधन कहलाता है। अजैव संसाधन क्या है? अजैव संसाधन है वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। तो इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, आपके समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे आपका अजैव संसाधन के बाद समाप्यता के आधार पे सबसे पहले नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक एवं यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है? नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे वायु, जल, मतलब हम इसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। जो जिस संसाधन को हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं वह नवीकरणीय संसाधन कहलाता है, और जिसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। अनवीकरणीय संसाधन क्या है? अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, इनका निर्माण एवं विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे खनिज आपका कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, जो भी ये सब है, ये सब आपके अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, सबसे पहले व्यक्तिगत संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। जैसे किसी किसान की जमीन अगर है, घर है, ये व्यक्तिगत संसाधन है। क्या है? व्यक्तिगत संसाधन। इसके बाद सामुदायिक संसाधन वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं, जिनका सभी लोग करते हैं। जैसे कि अस्पताल हो गया, आपका स्कूल हो गया, सरकारी या प्राइवेट जैसा भी है, जिसका कि सभी लोग करते हैं, ऐसा सामुदायिक संसाधन कहलाता है। इसके बाद आपका राष्ट्रीय संसाधन क्या है? राष्ट्रीय संसाधन किसी भी प्रकार का संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के अंदर मौजूद रहता है, वह राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। इसके बाद आपका
इसके बाद आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, तट रेखा के 200 मील दूरी पर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की निगरानी में है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। मतलब तट रेखा के 200 मील दूरी से पे खुले महासागरीय 200 मीटर तक तो सबका क्या रहता है, अधिकार रहता है, लेकिन 200 मील की दूरी के बाद किसी का कोई अधिकार समुद्र में नहीं रहता, महासागर में। वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब बात करते हैं विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो विकास के आधार पर क्या है? सबसे पहले संभावी संसाधन। संभावी संसाधन क्या है? वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है। संभावी संसाधन वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है, संभावी संसाधन कहलाते हैं। विद्यमान तो है किसी प्रदेश में लेकिन उसका उपयोग नहीं किया गया है, संभावना है वहाँ पे संसाधन पाने की, तो वो क्या कहलाता है? संभावी संसाधन कहलाता है। इसके बाद विकसित संसाधन। विकसित संसाधन वे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। ऐसे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा दोनों निर्धारित की जा चुकी हो, ऐसे संसाधन विकसित संसाधन कहलाते हैं। इसके बाद भंडारी संसाधन। पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो भौतिक प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है, भंडारी संसाधन कहलाते हैं। संचित संसाधन वे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, संचित संसाधन कहलाते हैं। मतलब ऐसे संसाधन जिन्हें तकनीकी ज्ञान के प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु अभी इसमें प्रारंभ किया नहीं गया, ऐसे संचित संसाधन कहलाते हैं। मतलब संचित हैं, इकट्ठा हैं। इसके बाद संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास क्या है? मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। मतलब मानव अस्तित्व के संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। वो कौन सी समस्याएं हैं जो पैदा हो गई हैं? जैसे आपका कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का ह्रास। मतलब कुछ व्यक्तियों के लालच के कारण संसाधनों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब बढ़ गया है। अमीर और गरीब में बढ़ गया है, इसका भी एक कारण ये है। उसके बाद आगे बात करते हैं संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति की संकट पैदा हो गई है। जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय। मतलब भूमंडल का तापमान बढ़ता जा रहा है, ओजोन परत नष्ट होती जा रही है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, भूमि निम्नीकरण हो रही है। ये सब आपका क्या है? संसाधन के बढ़ते हुए प्रयोग के कारण हो रहा है। इसके बाद आगे बात करते हैं मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधनों के न्यायसंगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। अगर चाहते हैं कि संसाधन विद्यमान रहे और समुचित रूप से व्यवस्थित रहे तो इसके लिए मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधनों का न्यायसंगत बंटवारा बहुत ही जरूरी हो गया है। अब हम बात करते हैं सतत पोषणी विकास की। सतत पोषणी विकास क्या है? संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे, सतत पोषणी विकास कहलाता है। सतत पोषणी मतलब आगे की ये क्रम बना रहे, इसके लिए हम सबको ध्यान में देना होगा, ध्यान में रखना होगा। संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग करना होगा ताकि केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे, इसे ही सतत पोषणी विकास कहते हैं। इसके बाद एजेंडा 21 समझ लेते हैं। एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 1992 में एजेंडा 21 1992 की बात है। 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको हमें क्या करना है? समझ लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे एजेंडा के बाद इसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। मतलब इससे गरीबी को दूर करना है, रोगों को दूर करना है, पर्यावरणीय क्षति को ख़त्म करना है। इस प्रकार से एजेंडा 21 में नियम बनाए गए हैं जिससे ये सारे व्यवस्थित रूप से संसाधन सुव्यवस्थित रूप से संसाधन, समुचित रूप से संसाधन का विकास हो सके।
इसके बाद बात करते हैं संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन ऐसे उपाय अथवा तकनीकी जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। ऐसा उपयोग तथा तकनीकी जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। बात आगे करते हैं, भारत में संसाधन नियोजन क्या है? भारत में संसाधन नियोजन संसाधनों की मदद में से समुचित विकास करने के लिए यह जरूरी है कि योजना बनाते समय टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत बातों को ध्यान में रखा जाए। प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही भारत में संसाधन नियोजन एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। पहली पंचवर्षीय योजना से ही भारत में संसाधन नियोजन एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। वो क्या क्या है? पहला है पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। सबसे पहला ये है आपका कि पूरे देश में जितने भी संसाधन हैं उनकी पहचान कर और उनकी एक तालिका बन जाए। फिर उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी और संसाधन ढांचे का सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन ढांचा तैयार किया जाए। उसके आगे है संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच सही तालमेल बैठाया जाए। संसाधन नियोजन और विकास नियोजन, संसाधन और विकास क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है, संसाधन से ही विकास शुरू होता है, तो संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच सही तालमेल बैठाया जाए। इसके बाद संसाधन संरक्षण, संसाधन का संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। संसाधनों को बचाना, संसाधन संरक्षण मतलब संसाधनों को बचाना, संसाधनों का उचित प्रबंधन ताकि जल, भूमि तथा वनस्पति एवं मृदा का इस प्रकार से उपयोग करना कि भावी पीढ़ी की ज़रूरतों को भी ख्याल रखा जाए। मतलब कि इसका जल, भूमि, वनस्पति सबका ऐसा प्रयोग किया जाए जिससे इसका संरक्षण हो सके, अर्थात संसाधन संरक्षण हो सके। इसके बाद हम बात करते हैं भू संसाधन। भू संसाधन क्या है? भूमि संसाधन जो कहलाता है, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। तो ये जितना भी है प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। इसके बाद भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए हमें इसका प्रयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। भारत में भूमि संसाधन, भारत में भूमि संसाधन क्या है? लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। लगभग 30% भू क्षेत्र पर विस्तृत रूप से पर्वत स्थित है जो बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है जिसमें खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। भू उपयोग, अब भूमि का उपयोग कैसे किया जा रहा है उसको ध्यान से समझ लीजिए। भौगोलिक प्रक्रिया जिसके अनुसार भूमि का प्रयोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व निम्नलिखित है। पहला, वन, पेड़ों से आच्छादित एक विशाल क्षेत्र है वनों का। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, इमारतें, सड़कें, उद्योग। परती भूमि, वर्तमान परती जहाँ कृषि एक वर्ष उससे कम समय खेती न की गई हो उसको परती भूमि कहते हैं। अनपरती भूमि, अन्य परती जहाँ 1 से 5 वर्ष खेती न की गई हो उसे अनपरती भूमि कहते हैं। जैसे कि परती भूमि, वर्तमान परती जहाँ कृषि 1 वर्ष उससे कम समय खेती न, अगर 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम समय खेती न गई उसे पार्थिव भूमि बोलते हैं। अन्य कृषि योग्य भूमि, स्थायी चारागाहें तथा अन्य गदोचर भूमि, विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों तथा उपवन के अधीन भूमि। कृषि योग्य बंजर भूमि जो 5 वर्ष या अधिक से खाली हो, ऐसे भूमि को अन्य कृषि योग्य भूमि कहते हैं। उसके बाद शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। अगर एक कृषि है, एक कृषि बोई जाए, वर्ष में एक ही बार बोई जाए, 1 से अधिक बार बोए गए क्षेत्र को उसको शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं भारत में भू उपयोग प्रारूप के प्रकार। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, मृदा, जलवायु और तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल है। अब बात करते हैं भू निम्नीकरण। ये भू निम्नीकरण आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझ लेना है। भू निम्नीकरण क्या है? भू निम्नीकरण में जैसे खनन आता है, अतिचारण, अति सिंचाई, औद्योगिक प्रदूषण, वनोन्मूलन। मतलब भू निम्नीकरण जो भूमि का नष्ट होने का सबसे बड़ा कारण खनन है। फिर अतिचारण है मतलब ज़्यादा पशु की चराई है। अति सिंचाई, बहुत ज़्यादा अगर सिंचाई हो रही है तो भी भू निम्नीकरण होता है। औद्योगिक प्रदूषण है, जो उद्योगों का प्रदूषण है वो भी इसके कारण होता है। वनोन्मूलन, जो वनों की कटाई हो रही है वो भी इसका बहुत बड़ा कारण है। भूमि संरक्षण के उपाय, अब हम बात करते हैं कि भूमि को हमें संरक्षित कैसे करना, बचाना कैसे, सुरक्षित कैसे करना।
पहला वनोरोपण मतलब वन को रोपाई करना, पशु चारण नियंत्रण, पशु को चराने का नियंत्रण हो, उस पर रक्षक मेखला मतलब एक रक्षक की तरह उसका मेखला बनाई जाए, डंडबंदी हो, तमाम प्रकार की सुरक्षा किया जाए खेतों को। खनन नियंत्रण, खनन पर नियंत्रण किया जाए। औद्योगिक जल का परिष्करण और उद्योग का जो जल है उसका त्याग किया जाए, सही ढंग से समुचित रूप से व्यवस्थित किया जाए। मृदा संसाधन, मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी में ही खेती होती है, मिट्टी कई जीवों का प्राकृतिक आवास भी है। मृदा एक बहुत बड़ा संसाधन है। मृदा का निर्माण, मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मात्र 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। मृदा का निर्माण सैलों का अपघटन क्रिया से होता है। मृदा के निर्माण में कई प्राकृतिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे कि तापमान, पानी का बहाव, पवन। इस प्रक्रिया में कई भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का भी योगदान होता है। मृदा के प्रकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मृदा के प्रकार: लाल एवं पीली मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, वन मृदा, मरुस्थलीय मृदा, लेटराइट मृदा। अगर इन्हें आपको व्याख्या के सहित देखना है तो मेरे एक वीडियो में है, उसको आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, मृदा कृषि के। उसके बाद जलोढ़ मृदा क्या है? भारत के लगभग 45%, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जलोढ़ मृदा, भारत के लगभग 45% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। ये इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा विकसित रेत, सिल्ट तथा मृतिका के विभिन्न अनुपात में पाई जाती है। मिट्टी आयु के आधार पर पुरानी जलोढ़ बांगर एवं नई जलोढ़ खादर, मतलब जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसे बांगर कहते हैं और जो नई होती जलोढ़ मिट्टी है उसे खादर कहते हैं। बहुत उपजाऊ तथा गन्ना, चावल, गेहूँ आदि फसलों की उपयोगी होती है। काली मृदा क्या है? रंग काला एवं अन्य राग नाम रेगर मृदा भी कहते हैं इसको। टिटनेसी, फेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति होती है। बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने के कारण निर्माण। आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है। लाल एवं पीली मृदा, लोहे के कणों के अधिकता कारण रंग लाल तथा कहीं कहीं पीली भी होती है। अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। चूने के इस्तेमाल से उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदानों व गारो, खासी व जयंतिया के पहाड़ों पर पाई जाती है ये मिट्टी। लेटेराइट मृदा, उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित, भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन का परिणाम। चाय व काजू के लिए उपयुक्त। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त। मरुस्थलीय मृदा, रंग लाल व भूरा, रेतीली तथा लवड़ी, शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक, ह्यूमस और नमी की मात्रा कम, उचित सिंचाई प्रबंधन द्वारा उपजाऊ बनाया जा सकता है। पहाड़ी पद, पीडमाउंट जोन, किसी पर्वत या पर्वत श्रृंखला के तल पर पाया जाने वाला क्षेत्र। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट का पहाड़ी पद अर्थात पश्चिमी घाट के तल पर पाया जाने वाला क्षेत्र कहलाता है। दक्कन ट्रैप, प्रायद्वीपीय पठार, काली मृदा वाला क्षेत्र। इसका निर्माण लावा मिट्टी द्वारा हुआ है। बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र, कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। वन मृदा, पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है ये वन मृदा। गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है इसमें। नदी घाटियों मृदा दोमट तथा सिलतार होती है। आदि सीलक तथा ह्यूमस रहित होती है। खादर और बांगर में अंतर। अब खादर और बांगर में, खादर नवीन जलोढ़ मृदा होती है, बांगर प्राचीन जलोढ़ मृदा होती है। अधिक बारीक व रेतीली खादर मिट्टी होती है। बांगर कंकड़ व कैल्शियम कार्बोनेट युक्त होती है। बार बार नवीकरण संभव है खादर में, बांगर में बार बार नवीकरण नहीं संभव है। नदी के पास डेल्टा तथा बाढ़ निर्मित मैदानों पाई जाती है ये खादर आपकी, और बांगर नदी से दूर ऊंचे स्तर पर पाई जाती है। मृदा अपर्दन, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहा जाता है। मृदा अपर्दन के कारण वन उन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण व खनन प्रक्रिया, प्राकृतिक तत्व जैसे पतन, हिमनदी और जल, कृषि के गलत तरीके, जुताई के तरीके, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाना, ये सब मृदा अपर्दन के कारण है। भूमि निम्नीकरण, मृदा अपर्दन, ये सब एक ही है। अगर आप कुछ लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। मृदा अपर्दन समाधान, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से, ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी बनाकर खेती करने से, बड़े खेतों की पट्टियों में बांटकर फसलों के बीच में घास की पट्टी उगाकर, खेतों के चारों तरफ पेड़ों को कतार में लगाकर एक मेखला बनाना, वनोरोपण, अति पशुचारण को नियंत्रित करके। अवनलिकाएं क्या है? बहता हुआ जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। उत्खाद भूमि, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती उसे उत्खाद भूमि कहते हैं। उत्खाद भूमि वो भूमि होती है जो जोतने योग्य नहीं रहती है, उसे उत्खाद। खड्ड भूमि, खड्ड भूमि, चंबल बेसिन में इसे खड्ड भूमि कहते हैं। चंबल बेसिन में इसे खड्ड। पवन अपर्दन, पवन अपर द्वारा मैदान और ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ाए जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहते हैं। तो मैंने बहुत स्पीड में, बहुत तेज़ी से आपको संसाधन एवं विकास को पढ़ा दिया है। अगर आपने इसको समझ लिया, एक बार सुन लिया, तो आपके जो SST का पेपर होने वाला है इस UP बोर्ड में, वो आपका बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।